नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। आज हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं 16 से 30 जून का अंक लेकर। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। दोस्तों, एक सोच एक लक्ष्य के साथ राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर है। एक ही सोच एक ही लक्ष्य 2047 तक बने विकसित भारत। इसी दिशा में 11 वर्ष से केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की नीति, उसकी नीयत और क्षमता की त्रिवेणी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास, धैर्य, साहस और सजगता ने विकसित भारत की आधारशिला रखती है। इसी हौसले, जुनून और जज्बे के साथ राष्ट्र नई गाथा लिखने को अग्रसर है और यही इस बार के अंक की हमारी आवरण कथा बनी है। 11 वर्षीय विकास यात्रा की गाथा को 14 अध्यायों में समेटता हुआ ये अंक आपके समक्ष है। इसके अलावा इस अंक में ऑपरेशन सिंदूर से दिखी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की अद्भुत क्षमता पर विशेष रिपोर्ट शामिल है। व्यक्तित्व की कड़ी में जनकवि बाबा नागार्जुन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पर संविधान हत्या दिवस को समाहित किया गया है, जिसे देश ने इसी सप्ताह मनाया भी है। किसान देश के अन्नदाता हैं, तो उनका कल्याण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता। इसी संकल्प के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बार फिर 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसल का समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को भी जारी रखने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा वर्तमान 1.5% ब्याज छूट के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की संशोधित ब्याज छूट योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस पहल से यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे टिकाऊ और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 4 जिलों को समाहित करने वाली ये 2 परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक विस्तारित करेगी। मंत्रिमंडल के इन सभी फैसलों को विस्तार से पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। संघवाद का भारतीय मॉडल दुनिया में सबसे अनूठा है तो सबसे विशेष भी, जहां राष्ट्र के तौर पर विकास यात्रा में दोनों के योगदान को विशेष तौर पर सराहा गया है। टीम इंडिया के रूप में आगे बढ़ने की भावना ऐसे में सबसे अहम है, जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के तौर पर खुद को स्थापित करने की यात्रा के महत्वपूर्ण दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में टीम इंडिया के तौर पर आगे बढ़ने की इसी भावना का जिक्र किया है। भारत विकसित देश बनने की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यह आवश्यक हो गया है कि राज्य अपनी अनूठी शक्तियों का लाभ उठाएं और जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव लाएं। इससे ही सुनिश्चित हो सकेगा कि 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं जमीनी स्तर पर ठोस नतीजों में तब्दील हो जाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047 इस विषय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने भाग लिया। इस बैठक से जुड़ी सभी जानकारियां पत्रिका में शामिल हैं। देश या किसी राज्य में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो सबसे ज्यादा लाभ गांव, गरीब, किसान और छोटे उद्योग को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देश विदेश के बड़े बाजारों से जुड़ पाते हैं। प्रदेश में नया निवेश आता है तो नए अवसर बनते हैं। देश में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की कड़ी में 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 50,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। बिहार में आज हर तरफ 4 लेन और 6 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा है। पटना से बक्सर, गया जी से डोभी, पटना से बोधगया जी, पटना, आरा, सासाराम,
ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, हर तरफ तेजी से काम हो रहा है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों पर नए पुल बनाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसर और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। यहाँ टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। इसी कड़ी में बिहार में 29 मई को पटना में 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल और फिर 30 मई को सासाराम के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब राज्य में उद्योग आता है तो लोगों को मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता, किसानों को भी नए विकल्प मिलते हैं। पीएम मोदी लगातार ये कह रहे थे कि विकसित राज्य होगा तो राष्ट्र भी जल्द विकसित बनेगा। इसी दिशा में भारत सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार की कड़ी में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सीजीडी परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कहा, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का भी एक उदाहरण है। वर्ष 2014 में शहरी गैस सेवाएं केवल 66 जिलों में उपलब्ध थी। आज ये देश भर में 550 से अधिक जिलों तक फैल चुकी है। विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते भारत में बंगाल की भागीदारी भी अनिवार्य है। इसी इरादे से सरकार यहाँ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बिहार बंगाल को मिली सभी सौगातों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। गुजरात के एक छोटे से जिले के साधारण परिवार से निकलकर राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पद तक पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा संघर्ष के साथ सफलता का एक पूरा अध्याय है, तो साथ ही सुशासन को केंद्र में रखकर विकास के दृढ़ संकल्प का साक्षी भी है। यही कारण है कि करीब 11 साल पहले गुजरात की पावन माटी से निकलकर 26 मई 2014 को उन्होंने एक समृद्ध भारत के निर्माण की शुरुआत की, तो केंद्र में वर्तमान सरकार के 11 साल पूरे होने पर इसी धरती को नमन कर दाहोद, भुज और गांधीनगर को सौंपी 80,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें। भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राजस्थान अब उद्योग, कृषि, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी तेजी से उभर रहा है। इसी कड़ी में विकास की राह पर अग्रसर रेगिस्तान की तपती धरती उस समय ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से 103 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए। साथ ही उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए के कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्पीड और स्केल से काम हुआ है। एक दशक से पूर्व की तुलना में भारत अब बुनियादी ढांचे के विकास में 6 गुना निवेश कर रहा है और इन सभी परियोजनाओं की जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। भारत के इतिहास में कुछ महिला प्रशासकों ने देश की ऐतिहासिक परंपरा को उस कठिन दौर में नवजीवन दिया जब क्रूरता और नृशंसता के साथ आक्रांताओं ने इसे नष्ट करने की कोशिश की। उन्हीं में से एक है देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने शासन तो बतौर राजमाता संभाला, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें लोक माता के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसे कठिन समय जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उन्होंने भारत की संस्कृति और परंपरा की रक्षा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मेल से शासन व्यवस्था की ऐसी नींव रखी जिसे लोग आज भी याद करते हैं। महान देवी अहिल्या की 300वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न सिर्फ नारी शक्ति प्रेरणा पुंज देवी को नमन किया, बल्कि ढेरों सौगात के साथ यहाँ के विकास को नई गति दी। वहीं उत्तर प्रदेश को औद्योगिक संभावनाओं का राज्य बनाने और कानपुर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 47,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि हम यूपी को औद्योगिक संभावनाओं का राज्य बना रहे हैं। इस साल के बजट में सरकार ने मेक इन इंडिया के लिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की। इसके तहत लोकल उद्योगों और उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। कानपुर जैसे शहरों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कानपुर के औद्योगिक सामर्थ्य में सबसे बड़ा योगदान यहाँ की एमएसएमई लघु उद्योगों का होता था। आज हम यहाँ के लघु उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के इन सभी दौरों और सौगातों की जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। कभी भारत के अंतिम छोर की तरह देखा जाने वाला पूर्वोत्तर आज परिवर्तन की एक नई कहानी लिख रहा है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा ये क्षेत्र अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए भी जाना जाने लगा है। यहाँ सड़कें अब आधुनिक हाईवे में बदल रही हैं, सीमावर्ती गांवों तक इंटरनेट पहुंच रहा है और महिलाएं स्वरोजगार की नई परिभाषा गढ़ रही हैं। जी हाँ, पूर्वोत्तर सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और इसी क्रम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में निरंतर विकास और समृद्धि की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स 2025 का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को पूर्वोत्तर में निवेश का एक बड़ा उत्सव बताया। वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर विविधतापूर्ण राष्ट्र का सबसे विविध क्षेत्र है और व्यापार, परंपरा, वस्त्र और पर्यटन क्षेत्र की विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पूर्वोत्तर एक संपन्न जैव अर्थव्यवस्था, बांस उद्योग, चाय उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल और कौशल के साथ साथ इको टूरिज्म के लिए उभरता हुआ केंद्र है। ये क्षेत्र न केवल जैविक उत्पादों की दृष्टि से बल्कि ऊर्जा के एक पावर हाउस के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। 694.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और 10,000 से अधिक सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन और वितरण लाइन जोड़ी गई हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस समिट की सभी गतिविधियों की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। पूर्वोत्तर के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के आश्चर्य होगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।